हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब एजुकेशन फॉर एग्ज़ाम चैनल में। और आज हम ये वीडियो लेके आए इतिहास के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ईरान एवं यूनान का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, महाजनपद काल। तो चलो बिना देरी किए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन आता है, सिकंदर आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब मगध पर किस वंश का शासन था? उसमें नंद वंश का शासन था। किसका था? नंद वंश का शासन था सिकंदर ने जब आक्रमण किया था मगध पर। चलो आगे चलते हैं 2 नंबर पे। वितस्ता का युद्ध कब, कहाँ और किसके बीच लड़ा गया? वितस्ता का युद्ध संभवतः जुलाई 325 ईस्वा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच लड़ा गया था, और ये युद्ध झेलम और चिनाब नदी के समीप लड़ा गया था। चलो आगे चलते हैं। 3 नंबर आता है, वह कौन सी नदी है जिस पर आकर सिकंदर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और वापस यूनान की तरफ लौट गया था? बताओ कौन सी नदी थी वो है व्यास नदी के तट पर आकर सिकंदर ने अपना विजय अभियान रोक दिया। और ये व्यास नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। याद रखना कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से। और यहीं से सिकंदर वापस अपना विजय अभियान रोक के चला गया यूनान की तरफ। चलो आगे चलते हैं। 4 नंबर, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु दोस्तों जब ये भारत से वापस जा रहा था तो बेबीलोन नामक स्थान पर 323 ईस्वा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। जाते समय रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चलो आगे चलते हैं। 5 नंबर आता, सिकंदर आक्रमण के बाद भारत में किस प्रक्रिया का उदय हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि सिकंदर ने आक्रमण किया, उसके बाद भारत में किस प्रक्रिया का उदय हुआ था? साम्राज्यवादी प्रक्रिया का उदय हुआ। कौन सी प्रक्रिया का? साम्राज्यवादी प्रक्रिया का उदय हुआ था। चलो आगे चलते हैं। 6 नंबर, सिकंदर का भारत पर आक्रमण करने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? किस कारण से सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका कारण है भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना करना। सीधे संपर्क की स्थापना करना यही प्रमुख कारण था युद्ध करने का सिकंदर का भारत के साथ। चलो आगे चलते हैं। 7 नंबर आता है, महात्मा बुद्ध के समय हमें कितने महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? कितने महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है बताओ? तो ये थे 16 महाजनपद। फिर से सुनना, कितने थे दोस्तों? 16 महाजनपद थे टोटल। और ये जानकारी कब से मिलती है हमें? महात्मा बुद्ध के समय। उस टाइम चलते थे, उस धीरे धीरे बाद में ख़त्म हो चुके थे। चलो आगे चलते हैं। पूर्वी दिशा में कौन सा जनपद स्थित था? बताओ कौन सा जनपद था? पूर्वी दिशा में अंग जनपद स्थित था। कौन सा? अंग जनपद। आगे चलते हैं। 9 नंबर आता है, मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी? बताओ कहाँ थी मत्स्य जनपद की राजधानी? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो भी कहाँ जयपुर में स्थित। और दोस्तों ये वही विराटनगर है जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। और ये अभी कहाँ है? जयपुर जिले में पड़ता है विराटनगर। यहाँ पर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आगे चलते हैं। 10 नंबर आता, हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बताओ हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और दोस्तों को भी शेयर करते रहना। चलो 11 नंबर आता है, प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा था? बताओ सबसे शक्तिशाली वंश कौन सा था प्राचीन भारत का? प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली वंश मौर्य वंश था। ध्यान रखना, कौन सा वंश था? मौर्य वंश था। सबसे शक्तिशाली वंश था ये। आगे चलते हैं। 12 नंबर, नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? बताओ नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण दशरथ ने करवाया था। फिर से सुनो, नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण दशरथ ने करवाया था। चलो अगला क्वेश्चन आता है अपना 13 नंबर, शत्रु का विनाशक
या इसका शत्रु के विनाशक को दूसरे शब्दों में बोल सकते अमित्रोकेट्स किसे कहा गया, किसको कहा गया था? बिंदुसार को अमित्रोकेट्स या शत्रु का विनाशक कहा गया। ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 14 नंबर आता है अपना सांची का स्तूप मौर्यकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, तो इसके बारे में बताओ। अच्छी कला का नमूना है सांची का स्तूप। तो कितना फीट ऊंचा है? 16 फीट और 6 फीट चौड़ा और 120 फुट व्यास के गोलार्ध, मतलब इसका जो गोला बना हुआ है इस व्यास कितने फुट का है? 120 फुट का। चलो आगे चलते। 15 नंबर आता है जैन ग्रंथों में सिंह सेन की संज्ञा किसको दिया गया, बताओ। जैन धर्म में सिंह सेन की संज्ञा किसको दी? बिंदुसार को दी। किसको दी गई थी? जैन धर्म में सिंह सेन की संज्ञा बिंदुसार को दी गई। चलो आगे चलते हैं। 16 नंबर, सम्राट अशोक के कार्यकाल में कौन सा युद्ध हुआ जो उनका हृदय परिवर्तन कर दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना इसको। कलिंग का युद्ध था। जो कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तनशील कर दिया। ठीक है, इसको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना। आगे चलते। 17 नंबर आता है अपना सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? यह धर्म स्वीकार कर लिया था कलिंग का जब युद्ध हुआ था उसके बाद, और ये किया था बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। और कब से किया? जब कलिंग का युद्ध हुआ उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, क्योंकि कलिंग का युद्ध बहुत भयानक युद्ध हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं। 18 नंबर आता है हस्तिवन एवं द्रव्यवन क्या थे, बताओ। किस टाइप के वन थे हस्तिवन और द्रव्यवन, बताओ। तो हम बताते हैं आपको। हस्तिवन मौर्य काल में वनों को कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में बांट दिया। तो हस्तिवन जिसमें हाथी पाए जाते थे, तथा दूसरा द्रव्यवन था जिसमें क्या पाए जाते थे? लकड़ी, लोहा और तांबा पाया जाता। जिनमें धातुएं पाई जाती थी वो हो गया द्रव्य, और जिनमें हाथी पाए जाते थे वो हो गया हस्ती। बस क्या याद करना, हो गया याद। आगे चलते। 19 नंबर आता है अपना मौर्य काल में टकसाल का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था, बताओ। सौवर्णिक कहलाता था। क्या कहलाता था? सौवर्णिक कहलाता। आगे चलते। 20 नंबर आता है किस धातु के सिक्के मौर्य काल में पन्ने, रुपए इत्यादि रूप कहे जाते थे, बताओ। कौन से धातु के थे? ये चांदी के बने हुए धातु के जो मुद्राएं थी ना, उनको क्या कहते थे? पन्ने, रुपए अथवा रूप कहे जाते थे। 21 नंबर आता है अपना अगला, मौर्य काल में सौंदिक किसे कहा जाता था, बताओ। कन्फ्यूज वाला है, थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न। शराब बेचने वालों को क्या कहते थे? सौंदिक कहा जाता है, याद रखना। मौर्य काल में सौंदिक शराब बेचने वालों को कहा जाता था। और 22 नंबर आता है अपना समाहर्ता कौन होता था, बताओ। समाहर्ता, समाहर्ता मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। चलो 23 नंबर आता है वह कौन सा शिलालेख है जिसमें ये स्पष्ट होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया या स्वीकार किया, बताओ। यह तो इस शिलालेख का नाम है भाब्रू शिलालेख। ठीक है दोस्तों। और भाब्रू शिलालेख कालांतर में मतलब 1840 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के अधिकारी कैप्टन बर्ट द्वारा इसे कटवाकर कलकत्ता संग्रहालय में रखवा दिया गया था। ठीक है दोस्तों। और इसमें कौन सी भाषा का यूज किया हुआ है? पाली भाषा इसमें यूज की हुई है भाब्रू शिलालेख में। और इसी शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। चलो आगे चलते हैं। 24 नंबर, सांची का स्तूप किसने बनवाया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है और सबको पता है। सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे चलते हैं। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी का नाम क्या था, बताओ। बहुत कम बंदों को पता है इसके बारे में। इसका नाम था कुणाल। क्या था? कुणाल था इनके उत्तराधिकारी का नाम। ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करते रहना, पूरा वीडियो को पूरा देखना है। और कुछ करो ना करो पर वीडियो पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा। चलो 26 नंबर आता है अपना किस अभिलेख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत की ओर फैला हुआ था? तो ये रुद्रदमन जूनागढ़ का अभिलेख था। इसको देख के पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत की ओर तक फैला हुआ था। किस ओर तक? पश्चिम भारत की ओर तक फैला हुआ था। किस अभिलेख से पता चलता है? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है,
उस अभिलेख से पता चलता है। चलो आता है 27 नंबर। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था बताओ। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। फिर से बताते हैं, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चलो आगे चलते हैं। 28 नंबर आता है अपना। तक्षशिला कौन से काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में तक्षशिला को माना गया था। फिर बताऊं, तक्षशिला मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। चलो आगे चलते हैं। मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। फिर दोबारा देख लेना इसको, फिर से देखते हैं कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेख थे, उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। चलो 30 नंबर। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता बताओ। परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। किस ग्रंथ में? परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म अपनाया उसका उल्लेख इसमें मिलता है, परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथ में। हो गया होगा याद, लिख लेना, अब तो रट जाता है इतना बोलने पे। चलते हैं आगे। चंद्रगुप्त के शासन को बढ़ाने या विस्तार करने में मुख्य रूप से किसने मदद की थी बताओ, आगे बढ़ाने के लिए। ये तो सबको पता है, चाणक्य ने। किसने की थी? चाणक्य ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की, बहुत मदद की थी। किसने? चाणक्य ने। किसकी की थी? चंद्रगुप्त की। किस लिए? शासन को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए। आगे चलते हैं, आता है अपना 32 नंबर। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था बताओ। ये तो आपने पहले वाले वीडियो में बताया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पण था। क्या था? पण था। चलो आगे चलते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना किससे की जाती है बताओ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो वो तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किससे? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना। ठीक है, याद रखना इसको। 34 नंबर में चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई बताओ। ये सबको पता है यार, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। कंफ्यूज नहीं होना, कई बार कंफ्यूज आते हुए प्रश्न में भी कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे। चलो 35 नंबर। जेम्स प्रिंसेप कौन था बताओ। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज थे। कौन थे? पहला अंग्रेज जिसने अशोक के शिलालेख पढ़े, उनका क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। अच्छा 36 नंबर आता। प्राचीन भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? पता है आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। और कौन से ग्रंथ में पता चलता है बताओ, कमेंट में बताना। दोबारा देखना है वीडियो, मेरे को पता भूल चुके हो अब तक आप। कमेंट करना कौन से धर्म में, उसमें ग्रंथ में पता चलता है। 37 नंबर आता है अपना। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है बताओ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा, याद रखना, प्राकृत भाषा। आगे आता है 39 नंबर। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ध्यान रखना, बहुत बार भूल जाते हैं इसको, विष्णुगुप्त। याद सबको रहता फिर भी भूल जाते। क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त। आगे चलते हैं 40 नंबर। सम्राट अशोक ने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। वह कौन सा युद्ध था बताओ दोस्तों। ये वो युद्ध था जब 261 ईस्वा पूर्व में कलिंग जीत तो लिया था, पर उसके बाद इन्होंने कसम खा ली थी और वहीं से इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके चले गए थे। उसके बाद युद्ध नहीं किया था, ध्यान रखना। चलते 41 नंबर आता है अपना। 2 भाषाओं से लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे बताओ। 2 भाषाओं से, जिनमें 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, वो कहाँ से प्राप्त हुए बताओ। ये अभिलेख कंधार से प्राप्त हुए। कहाँ से? कंधार कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। ग्रीक और आरामाइक भाषा का प्रयोग किया गया था। कंधार कहाँ पड़ता है? ध्यान रखना, अफगानिस्तान में। और वहाँ से भी अभिलेख मिले थे। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाना है और आगे देखते जाना है।
चलो आता है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, बताओ कितनी श्रेणियों में किया था? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने। कितनी श्रेणी में? 7 श्रेणी में भारतीय समाज को विभाजित किया था। चलो आगे चलते हैं। सम्राट अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, बताओ? सम्राट अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? शिलालेख है। क्या है? शिलालेख। और स्रोतों के बारे में पढ़ना है तो अपना एक वीडियो है सेपरेट बनाया हुआ, उसको देख लेना। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, बताओ? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे। चलो आगे चलते हैं। 45 नंबर आता है अपना, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है, बताओ? कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अधिकरण में विभाजित है। कितने अधिकरण में? 15 अधिकरण में विभाजित है। आगे चलते हैं। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था, बताओ? सेल्यूकस को। किसको किया था पराजित? सेल्यूकस को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईस्वी पूर्व में। अब आता है अपना 47 नंबर। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य, बताओ दोस्त? सीता से क्या तात्पर्य है मौर्य काल में? जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी ना, वो आय को मौर्य काल में सीता कहते थे। बस इतना ध्यान रखना, जो आय आती थी उसको मौर्य काल में सीता कहते थे। आगे चलते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, बताओ? किस वंश ने किया था? नंद वंश के पश्चात मौर्य राजवंश ने शासन किया था, ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपना 49। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था, बताओ? बिंदुसार के शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था। किसके काल में? बिंदुसार के काल में। जब उनका शासनकाल था तब डाइमेकस भारत आया था। 50 नंबर आता है। किस शिलालेख में सम्राट अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रजा को अपनी संतान बताया। किसमें? पृथक कलिंग शिलालेख में ये बताया। चलो दोस्तों, इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप कोई भी कमी हमारी पकड़ोगे, हमें बताओगे, तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। पर दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को दबाएं, तो ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल। चलो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।